हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राहुल कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शिक्षक भर्ती एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो अगर आप भी सुपर टेट या टेट, सी टेट, बीटीसी, डीएलएड या बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से इतने भी आपके सुपर टेट में, सी टेट में सब्जेक्ट आते हैं उनसे रिलेटेड आपको लगातार वीडियोज़ मिलते रहेंगे। और कुछ विषयों कक्षाएँ लगातार चल रही जिसमें आपका मैथमेटिक्स, संस्कृत और इंग्लिश, तो इन सभी कक्षाओं का बिल्कुल निःशुल्क लाभ उठाने के लिए आप चैनल से जुड़ जाएं। तो आज हम बात करने वाले हैं बाल मनोविज्ञान के एक महत्वपूर्ण चैप्टर बुद्धि। इसके पहले मैंने बाल मनोविज्ञान के लगभग 10 से 11 वीडियो अपलोड कर दी हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप उनको ज़रूर देख लें, क्योंकि जब तक आप एक क्रम से नहीं सीखेंगे या सीखने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक आप बाल मनोविज्ञान में एक बेहतर समझ स्थापित नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम सीधे बात कर लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस। अब देखिए, अगर हम बुद्धि की बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखें पूरे संसार में जितने भी आपके प्राणी हैं उनमें जो आपका मनुष्य है वो क्या आपका है, सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। और सर्वश्रेष्ठ कहने का आधार क्या हमारा है, बुद्धि है। मतलब ये हुआ कि मनुष्य में क्या होता है कि सोचने की, समझने की, तर्क करने की क्षमता होती है। इसीलिए मनुष्य को प्रत्येक प्राणी से अलग रखा गया है और उसे उच्च कोटि का माना जाता है, सोचने, समझने व तर्क करने की क्षमता के आधार पर। तो अगर हम देखें बुद्धि का जो सामान्य अर्थ होता है उसे हम कह देते हैं समझने, सोचने या निर्णय करने की क्षमता। मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी चीज़ के बारे में थिंकिंग कर रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं या किसी चीज़ को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं या उसको हम समझ रहे हैं, या फिर हमारे पास कोई समस्या आती है उस समस्या का हम समाधान कर रहे हैं या उसमें हम निर्णय ले पा रहे हैं, उसका हम निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो व्यक्ति क्या है, बुद्धिमान है या मैं बुद्धिमान हूँ। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसमें ये आपके गुण पाए जाते हैं, समझने की क्षमता, निर्णय करने की क्षमता, समस्या समाधान करने की क्षमता, परिकल्पना की क्षमता, तार्किक चिंतन की क्षमता। तो हम ये कह सकते हैं कि वो बालक क्या है, वो व्यक्ति क्या है, बुद्धिमान है। मतलब उसके अंदर बुद्धि क्या प्रत्यय डेवलप हो गया है। तो सामान्य अर्थ में यहाँ पर मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है सोचने, समझने व सीखने व निर्णय करने की क्षमता। मतलब ये हुआ कि बुद्धि का जो संप्रत्यय है या बुद्धि का जो प्रत्यय है उसे हम जनरली इस रूप में हम डिफाइन कर सकते हैं। उसके पश्चात अगर इसको थोड़ा हम और डिफाइन करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि ज्ञान है। मतलब ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति को या किसी बालक को ज्ञान होता है तो हम कहते हैं कि उसके पास क्या है, बुद्धि का प्रत्यय है या वो बुद्धिमान है। दूसरा यहाँ पर बोध। बोध का मतलब ये हुआ कि अगर बालक का बोध स्तर विकसित है या बालक का चिंतन स्तर विकसित है या बालक का स्मृति स्तर विकसित है। देखिए, स्तर आपके 3 प्रकार के होते हैं, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। तो बुद्धि का जो आपका संप्रत्यय है ये तीनों स्तरों में आपका विद्यमान रहता है। तो ज्ञान हो गया, आपका बोध हो गया, योग्यता और समझ। तो अगर हम इन वर्ड्स को कहीं पर देख जाएं तो हम ये समझते हैं कि ये हमें बुद्धि के बारे में ही बता रहा है या हम बुद्धि के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं, अगर इन शब्दों का कहीं पर जिक्र होता है। आगे हम बात कर लेते हैं। अगर हम बुद्धि की बात करें तो यहाँ पर जब बुद्धि की हम परिभाषाओं को डिफाइन करेंगे तो वहाँ पर बुद्धि के बेसिकली आपके 3 बेस होते हैं। मतलब अगर हमें बुद्धि को डिफाइन करना है तो उसके 3 आधार होते हैं। पहला आधार क्या होता है, अधिगम, सीखने की योग्यता का आधार। मतलब ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति के पास बुद्धि है या उसका बुद्धि का प्रत्यय आपका डेवलप हुआ है, जन्मजात है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो सीखने का प्रयास करता है या उसके अंदर क्या होता है, सीखने की क्षमता या अधिगम की क्षमता होती है। तो एक आधार हमारा क्या बनता है, अधिगम की क्षमता। यानी कि अधिगम का अर्थ क्या होता है, सीखना। मतलब किसी चीज़ को या किसी विषय वस्तु को या किसी पाठ्यक्रम को हमें सीखना, वही क्या होता है, अधिगम कहलाता है। तो अधिगम और सीखना आपकी एक ही बातें हैं। तो अधिगम की योग्यता आपका ये बुद्धि का आपका एक आधार है। मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि अमुक व्यक्ति क्या है, बुद्धि वाला है या वो बुद्धिमान है। किस आधार पर, उसकी अधिगम योग्यता के आधार पर। दूसरा यहाँ पर जो आपका आधार है अमूर्त चिंतन की योग्यता। मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति या कोई बालक चिंतन करता है, वो भी कैसा, आपका अमूर्त। मतलब जो चीज़ें उसके सामने स्पष्ट रूप से नहीं है या उसका प्रत्यक्षीकरण वो नहीं कर पा रहा है, वो अपने दिमाग में माइंड मैप कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अमूर्त चिंतन बोलते हैं। मतलब चीज़ें सामने नहीं है लेकिन तब भी करता क्या, वो चिंतन करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अमूर्त चिंतन बोल देते हैं। अगला यहाँ पर आपका है समायोजन की योग्यता। मतलब ये हुआ कि देखिए, जो बालक होता है या कोई व्यक्ति होता है वो क्या होता है कि अपने सोसाइटी में, अपने परिवार में, जो भी उसका देश काल होता है उसमें क्या होता है कि वो अपने आप को अनुकूलित करता है। मतलब ये हुआ कि जैसा वहाँ का पर्यावरण होता है, जैसी वहाँ की सांस्कृतिक विरासत होती है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है वो अपने आप को ढालने का प्रयास करता है। मतलब ये हुआ कि वो सामंजस्य
स्थापित करने का प्रयास करता है, उसको हम बोलते क्या हैं, समायोजन की क्षमता बोल देते हैं। तो ये 3 आपके बेसिक आधार हो गए। कौन कौन से? यहाँ पर अधिगम सीखने की योग्यता का आधार, दूसरा आपका यहाँ पर है अमूर्त चिंतन की योग्यता का आधार, और तीसरा यहाँ पर आपका है समायोजन की योग्यता का आधार। अब देखिए यहाँ पर जो बुद्धि की जो डेफिनेशन दी गई हैं, मतलब जो बुद्धि की परिभाषाएं दी गई हैं अनेक मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, वो इन्हीं तीनों आधार पर दी गई है। मतलब ये हुआ कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने जो है अलग अलग जो है विषय वस्तु या अलग अलग जो है बिंदु को आधार मान करके जो है अपनी परिभाषाओं को डिफाइन किया है। तो हम बुद्धि की परिभाषाओं को हम जो है अलग अलग आधार पर जो है डिफाइन करने का प्रयास करते हैं अनेक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सीखने की योग्यता पर आधारित। मैंने इसीलिए पहले ही स्पष्ट कर दिया कि यहाँ पर जो है जो बुद्धि के जो परिभाषाएं हैं उनका जो स्पष्ट करने का आधार है वो 3 आपके आधार बेस हैं, और इसी आधार पर जो है अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। अब देखिए ये जो आपकी परिभाषाएं हैं ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये जो है टेट में या सुपर टेट में या जो आपका डीएड होता है या बीएड होता है उसमें क्या होता है कि सीधे सीधे जो है परिभाषाएं पूछता है, या फिर अगर आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है तो वहाँ पर जो है ये कहता है कि दी गई परिभाषा जो है किस मनोवैज्ञानिक की है। तो आप जो है परिभाषा को सीधे सीधे आप याद रखेंगे, और किस मनोवैज्ञानिक ने ये परिभाषा दी है वो भी आपको पहचानना है, क्योंकि टेट में क्या होता है कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है, और इसी प्रकार से आपका सुपर टेट में तो आप जो है अगर फैक्चुअली आप मेंटली प्रिपेयर रहेंगे तो वहाँ पर आपको जो है थोड़ा इसको करने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डेफिनेशन बात कर लेते हैं यहाँ पर बकिंघम के अनुसार। तो बकिंघम ने क्या बताया है, बुद्धि जो है सीखने की योग्यता है। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर सीखने के स्थान पे क्या आता है, अधिगम आता है, तो आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे। अधिगम का अर्थ ही क्या होता है, सीखना, मतलब लर्निंग होता है। तो अगर डेफिनेशन में आपको ये मिल जाए कि बुद्धि सीखने की योग्यता है या अधिगम की योग्यता है, तो हम किसके साथ जाएंगे, बकिंघम के साथ जाएंगे। दूसरी यहाँ पर आपकी जो है इसी की अथवा की परिभाषा है। कभी कभी क्या होता है कि परिभाषा का जो है स्वरूप आपका बदलता है लेकिन उसका अर्थ आपका वही रहता है, तो भी आपको जो है वहाँ पर बकिंघम के साथ ही जाना है। यहाँ पर क्या है, सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मेन वर्ड क्या है, यहाँ पर आपका लर्निंग मतलब सीखना है। तो अगर हमारा सीखने के संबंध में कोई भी आपकी बुद्धि से आपकी परिभाषा आती है तो वहाँ पर आप किसके साथ जाएंगे, बकिंघम के अनुसार जाएंगे। और ये परिभाषा आपकी कई बार जो है टेट में और सीटेट में जो है आपकी पूछी जा चुकी है, और इसके बाद आपका सुपर टेट में भी इसके आने के चांस रहेंगे ज़्यादा, क्योंकि इस बार जो है परीक्षा आपका जो है नया आयोग कराएगा। वो चाहे आपकी टेट की परीक्षा हो, चाहे आपकी जो है सुपर टेट की परीक्षा हो, जो आपका नया शिक्षा आयोग बनेगा, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, वही आपका जो है ये दोनों परीक्षाएं कराने का काम करेगा। तो हो सकता है कि परीक्षा का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाए। तो आपको जो है हर टॉपिक को आपको डीपली पढ़ना है, मतलब उसका जितना भी आपका निचोड़ है वो आपको सारा का सारा आना चाहिए, तभी आप बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाएंगे। दूसरी हम यहाँ पर डेफिनेशन देखते हैं वुडवर्थ के अनुसार। मतलब ये हुआ, अब यहाँ पर हमने किसकी बात की थी, सीखने की योग्यता पर आधारित। तो सीखने की योग्यता पर जितनी भी महत्वपूर्ण डेफिनेशन थी उन सबको मैंने यहाँ पर रखने का प्रयास किया है। तो वुडवर्थ ने क्या कहा है, बुद्धि ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता है। ठीक है, अगर कहीं पर डेफिनेशन आपकी ऐसी मिल जाए कि बुद्धि क्या होती है, ये ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता होती है, तो हम किसके साथ जाएंगे, वुडवर्थ के साथ जाएंगे। और वुडवर्थ के बारे में जो है मैंने इसके पहले वृद्धि और विकास में विस्तृत चर्चा की थी। उन्होंने बताया था कि अगर हम बालक का विकास करना चाहते हैं तो वहाँ पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही एक रूप से समान रूप से प्रभावित करते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर किसी बालक का हमें डेवलपमेंट करना है, उसका विकास करना है, तो वहाँ पर वंशानुक्रम और वातावरण ये दोनों ही उसके विकास को प्रभावित करते हैं। तो वुडवर्थ आपके जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं बाल विकास में। इनसे एक न एक आपको डेफिनेशन जरूर देखने को मिलेगी, वो चाहे आपकी यूपी टेट की परीक्षा हो, चाहे आपकी सीटेट की परीक्षा हो, चाहे आपकी जो है सुपर टेट की परीक्षा हो, या जो आपके डीएलएड के एग्जाम होते हैं या बीएड के एग्जाम होते हैं सेमेस्टर वाले, उन सभी के लिए भी आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। आगे हम देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर सीखने की योग्यता पर आधारित आपको 2 परिभाषाएं बताई। अगली जो आपकी यहाँ पर परिभाषा है वो आपकी अमूर्त चिंतन की योग्यता पर आधारित है। और आप ये मान के लिए कि आपको जो है बुद्धि से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके हर हाल में आने हैं, चाहे वो बुद्धि की परिभाषा से हो, चाहे वो बुद्धि के सिद्धांत से हो,
हो, चाहे वो बुद्धि के प्रकार से हो। और उसके बाद जो है अलग अलग जो क्वेश्चन आपके बनते हैं वो भी आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा, जिससे कि आप जो है बुद्धि के चैप्टर से जितने भी आपको मार्क्स मिलने वाले हों, संभव हों, वो सारे के सारे आप आसानी से कवर कर लें। तो अमूर्त चिंतन की योग्यता के आधार पर अगर हम डेफिनेशन देना चाहें तो इसमें सबसे आपकी जो महत्वपूर्ण डेफिनेशन वो आपकी टर्मन की है। देखिए, टर्मन और स्टर्न और बिने और साइमन ये जो है बुद्धि के प्रत्यय से आपके बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध रखते हैं। अगर कहीं पर भी बुद्धि की बात होगी तो हम बिने, साइमन, टर्मन और स्टर्न को जो है हम अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो है बुद्धि का प्रत्यय देने में, बुद्धि के सिद्धांतों से, बुद्धि के प्रकारों से गहरा संबंध है। तो इन आपको जो है वैज्ञानिकों को आपको अवश्य पढ़ना पड़ेगा। तो टर्मन के अनुसार अगर हम देखें बुद्धि, तो बुद्धि क्या होती है? अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। मतलब ये हुआ कि जो आपके पास जो है अमूर्त विचार होते हैं, उनके बारे में सोचने की क्षमता होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? बुद्धि बोलते हैं। ये किसने बताया है? टर्मन ने। तो अमूर्त चिंतन के आधार पर अगर हम डेफिनेशन देना चाहें तो यहाँ पर आपकी टर्मन की आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण डेफिनेशन है। और ये डेफिनेशंस आपको डायरेक्टली जो है फैक्चुअल रूप में जो है यूपी टेट के पेपर में या सुपर टेट के पेपर में मिल सकती हैं। तो आप भी इसको जो है याद कर लें, इसको भी आप जो है दिमाग में रखें और एग्ज़ाम के एक दिन पहले जरूर आप जो है इसको रिवाइज कर लें, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि अलग अलग डेफिनेशंस होती हैं तो फिर आपको जो है हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे डेफिनेशन बुद्धि की पढ़ रहे हैं, फिर आपकी जो है व्यक्तित्व की आएंगी, फिर आपकी संवेग की आएंगी, फिर आपकी प्रेरणा की आएंगी, फिर आपकी स्मृति विस्मृति की आएंगी। इसके पहले मैंने जो है आत्मा के रूप में मनोविज्ञान, ठीक है, मन के रूप में मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान की अलग अलग परिभाषाएँ हैं, शिक्षा मनोविज्ञान परिभाषाएँ हैं। तो वहाँ पर आप जो है जब इनका विधिवत आप जो है क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे तभी आप जो है डेफिनेशन को जो है डिफर कर पाएंगे कि आपका किस चैप्टर से है और किस मनोवैज्ञानिक ने जो है किस डेफिनेशन को जो है दिया है। तो यहाँ पर अगर हम अमूर्त विचारों के चिंतन की बात कर लेते हैं या उनके बारे में सोचने की बात करते हैं तो हम किसके साथ जाएंगे? यहाँ पर आपका टर्मन के साथ जाएंगे। तो ये आपके दो वेस हो गए। मतलब मैंने जो पहली परिभाषा बताई वो कैसे बताई थी? यहाँ पर आपका सीखने की योग्यता के आधार पर। और दूसरी जो आपकी डेफिनेशन बताई मैंने कैसे बताई? यहाँ पर आपका अमूर्त चिंतन की योग्यता के आधार पर। और तीसरी जो मैंने बताई उसे हम क्या बताए हैं? समायोजन की योग्यता। तो तीसरी जो आपकी यहाँ बचती है समायोजन की योग्यता पर आधारित, तो इसको जरा हम देखने का प्रयास कर लेते हैं। यहाँ पर स्टर्न महोदय ने दिया है अपनी डेफिनेशन। इन्होंने क्या बताया कि जो बुद्धि होती है वो क्या होता है? किसी व्यक्ति की नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता है। मतलब ये हुआ कि अगर कोई बालक जो है उसके सामने कई नई चुनौतियाँ आती हैं, मतलब ये हुआ कि अगर उसके सामने कोई नई चुनौती आती है या कोई नई परिस्थिति आती है तो उसको जो है अपने हिसाब से जो है उसको अनुकूलित कर ले, मतलब अपने आप को वहाँ पर एडजस्ट कर ले, यानी कि समायोजित कर ले। तो अगर उसके अंदर ऐसी जो है पावर या ऐसी जो है क्षमता डेवलप होती है तो हम उसे कहते हैं कि वो बालक क्या है? बुद्धि वाला है, या बालक क्या है? बुद्धिमान है, या व्यक्ति आपका बुद्धिमान है, या उसके अंदर जो है बुद्धि का प्रत्यय डेवलप हो गया है। तो ये जो है डेफिनेशन आपकी जो है किसके आधार पर है? समायोजन की क्षमता के आधार पर। मतलब ये हुआ कि जो आपकी नई जो सिचुएशंस बनेंगी उसमें जो है बालक कैसे अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, वो क्षमता क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। तो ये आपकी जो है बुद्धि की परिभाषाएं हो गई। और ये आपकी परिभाषाएं जो है फैक्चुअली या तो आपके टेट के पेपर में या सुपर टेट के पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आप जो है इनको अच्छे से तैयार कर लें। तो स्पेशली मैंने यहाँ पर किसकी बात की? आज यहाँ पर बुद्धि की बात की है। बुद्धि का प्रत्यय क्या है और बुद्धि जो है हम किस किस आधार पे हम डिफाइन करेंगे। और ये आपकी जो है कुछ महत्वपूर्ण आपकी परिभाषाएं हो गई, बुद्धि की परिभाषाएं। अब हम बात कर लेते हैं बुद्धि की विशेषताओं की। बुद्धि की विशेषताओं से तात्पर्य यह है कि बालक में या व्यक्ति में ऐसे कौन कौन से लक्षण होते हैं कि जिससे हम कहेंगे कि अमुक व्यक्ति क्या आपका है, उसके अंदर बुद्धि का प्रत्यय डेवलप हो गया है, या अमुक व्यक्ति बुद्धिमान है। तो यहाँ पर कुछ आपकी विशेषताएं दी गई हैं। पहले इसमें विशेषता आपकी है जन्मजात शक्ति व योग्यता। मतलब युवा की जो बुद्धि होती है वो क्या होती है? जन्मजात होती है, मतलब वो जन्म से ही आपकी जो है डेवलप हो जाती है। तो ये इसकी पहली विशेषता है। दूसरी यहाँ पे क्या है कि समस्याओं का समाधान। मतलब युवा की अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान है या अगर उसके अंदर बुद्धि का प्रत्यय आपका डेवलप हो गया है तो वो करता क्या है कि वो समस्याओं का समाधान आसानी से कर लेता है। और समस्याओं का समाधान जो है जैसी उसकी समस्या की पृष्ठभूमि होती है उसके आधार पर जो है वांछित परिवर्तन करके समायोजन करके जो है वो समस्या का समाधान कर लेता है। यहाँ पर अगला बिंदु है सीखने की क्षमता। बुद्धि क्या होती है? सीखने की क्षमता होती है। मतलब ये हुआ कि अगर कोई बालक जो है या कोई बालक जो है किसी चीज़ को सीख रहा है तो हम ये कहते हैं कि उसके अंदर जो है बुद्धि का प्रत्यय डेवलप हो गया है। तो बुद्धि क्या है? एक सीखने की क्षमता है। आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपका वंशानुक्रम एवं वातावरण
दोनों से जो है प्रभावित होती है। मतलब युवा की जो बुद्धि होती है वो क्या होती है, वंशानुक्रम मतलब जेनेटिक्स से, और जो वातावरण होता है मतलब जो बाहर का आपका एनवायरनमेंट होता है उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, वो भी क्या होता है इसको जो है प्रभावित करता है। मतलब युवा की, मैंने इसके पहले जब वृद्धि एवं विकास पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने बताया था कि कुछ जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, आपके जो है जो आपके माता पिता या जो आपके अन्य पूर्वज होते हैं उनके जो है ट्रांसफ़र होते रहते हैं, ठीक है, जीन्स के द्वारा। तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर हम देखें बुद्धि के सेंस में देखें तो वो भी क्या होता है कि वो जेनेटिक्स होता है। मतलब युवा की अगर किसी के माता पिता बुद्धिमान है तो संभावित ये होता है कि उसके जो संतानें होंगी वो भी क्या होंगी, बुद्धिमान होंगी। तो ये क्या होता है, ये वंशानुक्रम का प्रभाव होता है। बाकी हम बात लेते हैं किसकी, वातावरण की। तो वातावरण का मतलब युवा की जो बालक या व्यक्ति जिस इन्वायरमेंट में, जिस समाज में, जिस परिवार में रहता है वहाँ का प्रभाव जो है उस पर पड़ता है, मतलब उसकी बुद्धि पड़ता है। अगर वहाँ पर जो है कोई क्रिएटिव आपका जो है इन्वायरमेंट रहता है सोसाइटी का, तो बालक क्या होता है, उसकी जो थिंकिंग होती है, जो उसकी बुद्धि होती है वो क्या होती है, क्रिएटिविटी की तरफ बढ़ती है। लेकिन अगर आपका वहीं जो सोसाइटी है वो आपका ज़्यादातर जो है कोलाहल वाला रहता है तो वहाँ पर क्या होता है कि उसकी बुद्धि का उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो सोसाइटी का रोल, परिवार का रोल, ये सब सारे क्या एनवायरमेंटल रोल है, मतलब युवा की पर्यावरण का प्रभाव है। तो सीधा सा कहने का अर्थ ये होगा कि जो बुद्धि होती है उस पर जो है एनवायरमेंट का और जो वंशानुक्रम होता है उसका प्रभाव जो है पड़ता रहता है। आगे हम बात लेते हैं, यहाँ पर आपका लिंग भेद का कोई प्रभाव नहीं होता। मतलब युवा की जो बुद्धि होती है वो लिंग भेद से आपकी प्रभावित नहीं होती है। अब ये कहने का मतलब ये नहीं है कि जो है यहाँ पर कि बालक की बुद्धि क्या होती है, तीव्र होती है, बालिकाओं की बुद्धि क्या होती है, तीव्र नहीं होती है। तो ये आपका कहने का कोई औचित्य नहीं है। बुद्धि जो है वो क्या होती है, लिंग भेद पर निर्भर नहीं करती है, किसी प्रकार का उसमें जो है भेदभाव मतलब लिंग के आधार पर जो बुद्धि में नहीं होता है। आगे हम देखते हैं कि आयु व परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। मतलब युवा की जो बुद्धि का विकास होता है वो क्या होता है, अगर हम देखें शैशवावस्था की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है कि बुद्धि का विकास बहुत कम होता है। उसके बाद जैसे जैसे बालक जो है बाल्यावस्था में प्रवेश करता है वैसे वैसे जो है उसकी बुद्धि का विकास होता रहता है। मतलब युवा की जैसे जैसे शरीर का क्रमिक विकास होता है वैसे वैसे क्या होता है, बुद्धि का भी जो है क्रमिक विकास होता रहता है, और किशोरावस्था तक आते आते जो है बुद्धि का लगभग जो है विकास हो जाता है। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपका एक इकाई ना होकर के इकाइयों का समूह होता है। मतलब युवा की किसी भी बालक में बुद्धि जो है एक प्रकार की नहीं होती है। मतलब युवा की आगे जब पढ़ेंगे यहाँ पर बुद्धि के सिद्धांत हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपका आता है बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। तो जो बुद्धि के एक कारक सिद्धांत के जो आपके मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने माना था कि जो बुद्धि होती है वो क्या होती है, अगर आपका कोई व्यक्ति जो है तीव्र बुद्धि वाला है तो वो क्या होता है कि सारी की सारी समस्याओं को जो है हल कर सकता है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब युवा की जो भी बुद्धि होती है वो क्या होते हैं, बालक की रुचि, बालक की आवश्यकता के अनुसार होती है। मतलब युवा की कुछ बालक क्या होते हैं मैथमेटिक्स में बढ़िया होते हैं लेकिन उनका जो साहित्य का सब्जेक्ट होता है वो अच्छा नहीं होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो है बालक में क्या होता है केवल एक ही इकाई होता है। मतलब अगर बालक को तीव्र है तो वो सारे के सारे विषय में ऐसा संभव नहीं कि वो जो है पूर्ण हो या जो है उसको कुशलता प्राप्त हो जाए। जिसमें उसकी ज़्यादा रुचि होती है उसमें उसकी बुद्धि जो है ज़्यादा विकसित होती है, जिसमें उसकी रुचि कम होती है उसमें उसकी बुद्धि कम विकसित होती है। तो कहने का मतलब युवा की बुद्धि क्या होता है कि एकात्मक नहीं होती, मतलब एक इकाई के रूप में नहीं होती, ये क्या होता है कई इकाइयों का समूह होता है। तो ये भी आपकी जो है बुद्धि की महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला यहाँ पर आपका है पर्यावरण के साथ समायोजन। कहने का मतलब युवा की जो बुद्धि होती है वो किसी व्यक्ति को या किसी बालक को जो भी उसका एनवायरनमेंट होता है या जो उसकी सोसाइटी होती है उसमें उसको समायोजित करने में जो है सहायता प्रदान करती है। मतलब युवा की समायोजन की क्षमता जो है ये बुद्धि के अंतर्गत ही आती है। मतलब युवा की बालक जो है चीज़ों को समझता है, सोसाइटी के जो पृष्ठभूमि होती है उसको देखता है, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि उसकी क्या होती है उसको देखता है, उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है। तो ये क्या होता है आपका पर्यावरण के साथ समायोजन, तो ये बुद्धि के अंतर्गत ही आपका आता है। मतलब युवा की अगर कोई व्यक्ति जो है अपने आप को जो है पर्यावरण के अकॉर्डिंग ढाल रहा है तो कहने का मतलब युवा की उसमें जो है बुद्धि का डेवलपमेंट हो गया है। मतलब वो बालक क्या है बुद्धिमान है, वो या वो व्यक्ति क्या है बुद्धिमान है। आगे हम बात कर लेते हैं बुद्धि के प्रकारों की, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपका क्वेश्चन जो है बुद्धि के प्रकारों से बन जाता है। तो बुद्धि की विशेषताएं हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बुद्धि की विशेषताओं से आपका जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकता है। तो आप विशेषताओं को एक बार जो है विहंगम दृष्टया से इसको देख लें। आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपका बुद्धि के प्रकार की। तो बुद्धि के प्रकार
प्रकारों की अगर हम बात करें तो बेसिकली आपके जो है थाडाइक महोदय ने जो है बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। इसमें आपका जो पहला है उसको हम बोलते हैं गामक या यांत्रिक बुद्धि, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मोटर आर मैकेनिकल इंटेलिजेंस बोल देते हैं। दूसरा जो आपका टाइप है वो आपका अमूर्त बुद्धि है, इसको हम बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, मतलब ये हुआ कि जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं पड़ रही हैं उसके बारे में भी हम चिंतन कर रहे हैं। तीसरा आपका है सामाजिक बुद्धि, इसको हम बोलते हैं सोशल इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो ये थाडाइक महोदय ने बेसिकली जो है बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं यहाँ पर, आपका गामक या यांत्रिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। अगला हम बात लेते हैं यहाँ पर आपका जो गैरेट महोदय ने बताया है, तो गैरेट महोदय ने अलग आपने जो है क्लासीफाई नहीं किया है, इन्होंने केवल जो है जो यहाँ पर थाडाइक महोदय ने गामक या यांत्रिक बुद्धि नाम दिया था इसको केवल जो है गैरेट महोदय ने मूर्त बुद्धि का रूप दे दिया, मतलब मूर्त बुद्धि का नाम दे दिया। बाकी के आपके नाम सेम ही है। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर हम इसको सारांश रूप में देखना चाहें तो बुद्धि के मुख्यतः आपके 3 प्रकार होते हैं, आपका यहाँ पर मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। इसी मूर्त बुद्धि को हम क्या बोल देते हैं, गामक या यांत्रिक बुद्धि बोल देते हैं। तो ये आपका जो है बुद्धि की विशेषताएं हो गई और ये आपका जो है बुद्धि के प्रकार हो गए। अब हम बुद्धि के प्रकारों की विस्तृत चर्चा करेंगे आगे। अब हम बुद्धि के अलग अलग प्रकारों की विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर बुद्धि के, मैंने बताया था बेसिकली आपके 3 प्रकार होते हैं, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। तो हम अब अलग अलग इनकी चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि को मैंने बताया था कि मूर्त बुद्धि जो आपका नाम दिया गया था ये दिया गया था गैरेट महोदय के अनुसार, और ये जो आपका नाम दिया है गामक या यांत्रिक बुद्धि, इसका नाम ये दिया था आपका थाडाइक ने। तो ध्यान रखना, इसका जो पहला नाम था वो क्या था आपका गामक या यांत्रिक बुद्धि, जो कि थाडाइक महोदय ने दिया था, और इसका बाद में नाम क्या रखा गया, मूर्त बुद्धि, जो किसने दिया था, गैरेट महोदय ने दिया था। तो जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि मूर्त बुद्धि मतलब ये हुआ कि जो वस्तुएं बालक के सामने मूर्त रूप में उपस्थित हैं उनके बारे में या उनके स्वरूप के बारे में जानना समझना इस बुद्धि के आपका अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जो आपका पहला बिंदु लिखा है वो क्या लिखा है, वस्तुओं के स्वरूप को समझना। और एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ पर इसी को हम जो है व्यवहारिक बुद्धि बोलते हैं। अच्छा, व्यवहारिक बुद्धि क्यों बोलते हैं, मतलब ये हुआ कि अगर हम व्यवहारिक बुद्धि की बात करें तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसी बुद्धि जो व्यवहारिकता ज़्यादा प्रयोग की जाती हो, मतलब ये हुआ कि जो चीज़ों को हम देख करके जो है अपने दिमाग में कंसेप्ट बनाते हैं या उसके बारे में जो है समझने का सोचने का प्रयास करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, व्यवहारिक बुद्धि या मूर्त बुद्धि बोल देते हैं। मतलब इसका हम ज़्यादा अपने जीवन में यूज़ करते हैं, इसलिए इसे हम व्यवहारिक बुद्धि के नाम से भी जानते हैं। तो वस्तुओं के जो बाहरी स्वरूप होता है या वस्तुओं के स्वरूप को जानना समझना इसी बुद्धि के आपका अंतर्गत आता है। यहाँ पर जो दूसरा बिंदु है वो दिया गया है मूर्त वस्तुओं को समझना। मैंने कहा कि मूर्त वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जो आपके सामने आप प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, मतलब जिनका हम प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं, जिनको हम अपनी दृष्टि से देख सकते हैं। तो ये हुआ कि आपका मूर्त वस्तुएं। तो मूर्त वस्तुओं को समझने में हम क्या करते हैं, मूर्त क्रियाएं करते हैं। तो यहाँ पर वही बात दिखी है कि मूर्त वस्तुओं को समझने व मूर्त क्रियाओं को करने में, ठीक है। तो अगर ऐसा हम कोई कार्य करते हैं कि मूर्त जो चीज़ें आपकी सामने उपलब्ध हैं उनको हम देखते हैं, उनके बारे में हम अपना विचार व्यक्त करते हैं, उनके बारे में हम अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मूर्त बुद्धि बोल देते हैं। अब देखिए इसे जो है गामक या यांत्रिक बुद्धि क्यों कहा गया। तो इसमें अगर हम इसको समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ बालक ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, मान लीजिए कोई आप जो है आपका परिवार का बच्चा है या कोई लड़का है, वो जो है कोई सामान लेकर के आया, कोई जो है पंखा लेकर के आया, मान लीजिए कोई छोटी सामान लेकर के आया मेले से, तो उसको जो है खोलने का प्रयास करता है। मतलब जो भी उसके सामने चीज़ें होती हैं उसकी जिज्ञासा होती है कि इसको हम जानने का प्रयास करें, तो उसको तोड़ने का, उसको जोड़ने का, उसको खोल करके पुनः उसको बनाने का जो है प्रयास करता है। तो और उसको जो एक अलग नए ढंग से, मतलब जो चीज़ें उसके साथ में हैं उन चीज़ों को तो देखते देखता उसके बाद जब खोलता है तो वो अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करने का प्रयास कर लेता है, ठीक है। तो ये बुद्धि क्या होती है आपकी, जोड़ने तोड़ने की बुद्धि क्या होती है, यांत्रिक बुद्धि हो जाती है। ये प्रायः कई बालकों में पाई जाती है। तो अगले हम बात करते हैं यहाँ पर आपका गामक। गामक क्या होता है, मतलब ये हुआ कि जो आपकी मांसपेशियाँ होती है, जो मांसपेशियों द्वारा कार्य करते हैं, वो आपका गामक में आता है। उसको बोलते हैं क्या, मोटर या मैकेनिका बोल देते हैं यहाँ पर। तो इसमें खेल कूद आपका है, नृत्य है, तो ये किस में आपका आता है, गामक में आता है। मतलब जो हमारी
बड़ी मांसपेशियां होती हैं जो उनसे हम काम करते हैं, वो आपका गामक बुद्धि के अंतर्गत आता है। तो यांत्रिक का मतलब ये हुआ कि जो है जो यंत्र होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो जो हमको जोड़ने का, उनको तोड़ने का प्रयास करते हैं। और गामक में क्या आता है, आपका खेल कूद और आपका नृत्य आता है। तो ये आपका मूर्त बुद्धि हो गया। इसमें होता क्या है, यहाँ पर आपका जो ये बालक होते हैं वो क्या होते हैं, हस्तकलाओं में निपुण होते हैं। मतलब ऐसे व्यक्ति या ऐसे बालक जो होते हैं वो हस्तकलाओं में क्या होते हैं, निपुण होते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात आपकी ये है कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैसे बनता है, तो जरा इसको भी समझने का प्रयास करिए। तो आपसे पेपर में ऐसे पूछता है कि कुशल कर्मगार जो है किस बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, तो वहाँ पर आपको जो है तीनों ऑप्शन देगा और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान रखेंगे जो कुशल कर्मगार होते हैं वो किससे बनेंगे, यहाँ पर आपका मैंने बताया कि जोड़ने तोड़ने की बुद्धि, जो उनके सामने जो मूर्त वस्तुएं होती हैं उनको जो है उनके बारे में सोचने और समझने की क्षमता जो होती है वो किसके अंतर्गत आती है, मूर्त बुद्धि के अंतर्गत। तो जो कुशल कर्मगार होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे। और जो भी आपके इंजीनियर होते हैं, देखिए जो इंजीनियर होते हैं वो करते क्या है कि जो चीज़ें मूर्त हैं और उनको जोड़ने का तोड़ने का, मतलब कौन सी चीज़ कहाँ पर सुटेबल है, वो कौन लोग ज़्यादा करते हैं, इंजीनियर। तो इंजीनियर किसमें आपके आते हैं, मूर्त बुद्धि में आते हैं, गामक बुद्धि में आते हैं, यांत्रिक बुद्धि में आते हैं। मतलब ये हुआ कि आपको ये तीनों नाम आपको याद रखना है, गामक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि और मूर्त बुद्धि। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना, कुशल कर्मगार और इंजीनियर किसमें आपके आते हैं, मूर्त बुद्धि में आते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं जो आपका बुद्धि का दूसरा रूप है, उसे हम क्या बोलते हैं, अमूर्त बुद्धि बोल देते हैं। इसके नाम से स्पष्ट है, अमूर्त मतलब ये हुआ कि जो चीज़ें आपके सामने नहीं है, मतलब जिनका आप प्रत्यक्षीकरण नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में चिंतन करना, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में समझना, उसके बारे में तर्क करना, वो क्या कहलाता है, अमूर्त बुद्धि कहलाता है। और ये होता क्या है कि पुस्तकीय ज्ञान, देखिए पुस्तकों में क्या होता है, जो पुस्तकें होती हैं वो क्या होती है, अधिकांशतः सैद्धांतिक होती हैं। मतलब ये हुआ कि विज्ञान विषय को अगर हम छोड़ दें तो वहाँ पर थोड़ा बहुत जो है व्यवहारिक ज्ञान होता है, मतलब प्रयोग के आधार पर, लेकिन अधिकांश ज्ञान क्या होता है, सैद्धांतिक ज्ञान होता है। देखिए ज्ञान आपका दो प्रकार का, सैद्धांतिक ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान, जिसको हम बोलते हैं प्रयोगात्मक ज्ञान बोल देते हैं। तो जो बुक्स लिखी गई हैं, जो आपका पाठ्यक्रम होता है, चाहे वो बेसिक का हो, चाहे आपका माध्यमिक का हो, चाहे आपका उच्च शिक्षा का हो, तो वो अधिकांशतः जो है सैद्धांतिक लिखी गई हैं। तो सैद्धांत में क्या होता है, वहाँ पर आपकी चीज़ें क्या होती, अमूर्त होती हैं, और उन चीज़ों को आपको जो है अमूर्त रूप में स्वीकारना होता है, उनको समझना होता है, उनको जो है उनके बारे में तर्क करना होता है। तो जो पुस्तकीय ज्ञान होता है वो टोटली डिपेंड किस पे आपका होता है, वो अमूर्त बुद्धि पर ही डिपेंड होता है। दूसरी हम बात करें तथ्यों की जानकारी, मतलब जो आपकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब अगर हमने कोई फैक्ट पढ़ा है तो वो चीज़ें पहले हो चुकी हैं, वो व्यवहारता अब इस समय यूज में नहीं है, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है, बस आपको उसके बारे में चिंतन करना है। मतलब वो चीज़ें आपके सामने नहीं, जैसे आपका इतिहास आपका पढ़ाया जाता है तो वो क्या व्यवहारिक तो है नहीं, वो है तो सैद्धांतिक ही। अब वो सैद्धांतिक है तो हमें करना क्या, उसको पढ़ना है। मतलब जो चीज़ें हमारे सामने नहीं है, अब इतिहास तो हमारे सामने होगा नहीं, तो उसका हमें केवल अमूर्त चिंतन करना है कि हाँ ऐसा हुआ होगा, उसके बारे में हम जो है उसे हम क्या बोलते हैं, अमूर्त चिंतन बोल देते हैं। यहाँ पर आपका सोचना समझना, मतलब जो चीज़ें अमूर्त हैं उसके बारे में सोचना समझना। समस्या समाधान, मतलब जो चीज़ें आपको अमूर्त रूप में दी गई हैं उनके जो है समस्याओं का समाधान करना, वो भी क्या आता है, आपका अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत ही आता है। अमूर्त चिंतन मनन मैंने यहाँ पर बात कर ली है। अमूर्त चिंतन मतलब जो चीज़ें लिखी गई हैं सैद्धांतिक रूप से, उनको जो है अपने साथ आत्मसात करते हुए उनको जो है चिंतन के आधार पर जो है उनका निष्कर्ष निकालना, उनका परिणाम निकालना, ये किस में आपका आता है, अमूर्त बुद्धि में आता है। विचार है, कल्पना है, मतलब अगर हम कोई विचार प्रस्तुत कर रहे हैं या कोई कल्पना हम कर रहे हैं तब भी क्या होता है, वहाँ पर आपकी अमूर्त बुद्धि ही होती है। इसमें और आपका आता है मानसिक प्रतिबिंब, मतलब ये वजह से आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, 2D फिगर आप पढ़ते हैं, 3D फिगर बनते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम जो है एक इमेज बनाते हैं अपने जो है दिमाग में कि ऐसा ऐसा फिगर होता है, या कोई ऐसे मान लीजिए हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो उसका क्या बनता है, जो है कॉन्सेप्ट मैप बन जाता है। जैसे आपका कौवा प्यासा है, तो जैसे ही आप कहानी पढ़ेंगे तो क्या होता है कि उसकी एक इमेज बन जाती है कि जो है गर्मी का महीना है, ठीक है, एक घड़ा हुआ रखा हुआ है, चारों ओर जो है पानी की जो है कमी है और घड़े में थोड़ा पानी, तो वहाँ पर क्या होता है कि एक इमेज मैपिंग हो जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर आपका मानसिक प्रतिबिंब बोलते हैं। तो ये भी क्या होता है आपका, वो है तो अमूर्त चिंतन ही, आपके सामने ना तो कौवा है ना तो आपका घड़ा है, बस क्या है कि आप दिमाग में एक इमेज बना रहे हैं, उसी के आधार पर जो है यहाँ पर आप जो है चिंतन मनन कर रहे हैं। अगला यहाँ पर आपका शब्द और प्रतीक। देखिए आप जब मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे अगर हम सिंबल दे दें यहाँ पर मैथमेटिक्स में, ये किसका साइन है, तो आप कहते हैं कि परपेंडिकुलर आपका लंब का साइन है, ठीक है, ये आपका क्या है, आपका
लेस देन का है, ये आपका क्या है ग्रेटर देन का है, ये आपका इक्वल का है, ये आपका जोड़ का है, ये आप घटाना का आपका है। तो ये क्या है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है और इसी के आधार पर क्या होता है आप जो है उसी प्रतीक से आप जो है चिंतन करते हैं और अपने जो सवाल होते हैं उनको हल करने का प्रयास करते हैं। तो ये जो प्रतीक होते हैं, जो शब्द होते हैं, शब्दों के आधार पर जो है हम चिंतन करते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी आपका शब्द जैसे हम कहते हैं यहाँ पर आपका जो है परपेंडिकुलर ही है। ठीक है, तो हम उसको जो है परपेंडिकुलर के अंदर जो है समझने का प्रयास करते हैं कि परपेंडिकुलर होता क्या है। शब्द पकड़ते हैं, शब्द के माध्यम से हम उसके जड़ तक जाने का प्रयास करते हैं, तो वो है तो अमूर्त चिंतन ही। तो आगे हम बात करते हैं यहाँ पर आपका इसमें जो आपके मुख्य आते हैं वो कौन कौन आते हैं। दार्शनिक हो गए, आपके जो फिलासफर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, जो दर्शन शास्त्र होता है उसका अमूर्त चिंतन करते हैं। मतलब ये हुआ कि दर्शन जो है वो क्या आपका एक प्रकार से जो है पूर्णतः क्या है अमूर्त चिंतन ही तो है। चीज़ों को जो है एनालाइज करना, ज्ञान क्या है, ज्ञान का स्वरूप क्या है, ये सब क्या यहाँ पर आपका दर्शन ही तो है। महात्मा गांधी का दर्शन है, रविन्द्रनाथ टैगोर का दर्शन है, विवेकानंद जी का दर्शन है। तो सारे के सारे जितने भी आपके दर्शन हैं वो सब क्या यहाँ पर आपके जो हैं वो अमूर्त चिंतन पर आधारित हैं। और जो दार्शनिक होते हैं, जैसे आप गांधी जी को ले लीजिए, यहाँ पर आपका विवेकानंद जी हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, अरविंद घोष जी हैं, तो ये सब क्या आपके हैं, ये सब आपके क्या हैं दार्शनिक हैं। मतलब ये हुआ कि इन्होंने जो है अमूर्त चिंतन के आधार पर अपने जीवन से जो कुछ सीखा उसको जो है उन्होंने विवर्णित किया है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर आपका कलाकार भी क्या होते हैं, ये अमूर्त चिंतन करते हैं। मतलब ये हुआ कि देखिए कलाकार आप ऐसे नहीं बनेंगे, जब कुछ आप अलग करेंगे, अपनी जो अपनी नेक्स्ट लेवल थिंकिंग करेंगे, मतलब जो अमूर्त चिंतन आप करेंगे, कुछ नया निकालेंगे, तभी आप जो यहाँ पर आप कलाकार बन सकते हैं। तो कलाकार हो गया आपका, दार्शनिक हो गया। कहानीकार होता है, कहानीकार भी क्या होता है कि दिमाग में ही जो है माइंड मैप करता है कि कहानी ऐसी होनी चाहिए, ये घटना ऐसी होनी चाहिए, घटना में क्रमबद्धता कैसी होनी चाहिए। तो अमूर्त चिंतन के आधार पर ही क्या होता है वो चीज़ों को अरेंज करता है और जो है एक क्रमबद्ध तरीके से जो है उसको जो है प्रेजेंट करता है अपने आपके सामने जो है। फिर आप बात करते हैं साहित्यकार भी क्या होता है कि जब भी कोई कहानी, कविता या कोई गद्यांश या पद्यांश लिखता है तो वहाँ पर भी जो है वो अमूर्त चिंतन के आधार पर ही लिखता है। मतलब जो प्रकृति में हो रहा है या जो समाज या देश काल में हो रहा होता है उसको अपने चिंतन या अमूर्त चिंतन के आधार पर जो है एक क्रमबद्ध तरीके से जो है लिखता है, उसको जो है व्यवस्थित करता है। तो यहाँ पर आप ध्यान देने की बात यह है कि क्वेश्चन कैसे बनता है, तो आपसे ऐसे क्वेश्चन बनाए कि कहानीकार जो है किस बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, दार्शनिक किस बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, साहित्यकार किस बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। तो वहाँ पर आपको ऑप्शन में मिलेंगे, तो आप जो है किसके साथ जाएंगे, यहाँ पर आपका अमूर्त बुद्धि के साथ जाएंगे। आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपका सामाजिक बुद्धि, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है। सामाजिक मतलब ये हुआ कि ऐसी बुद्धि जो किसी व्यक्ति को समाज में जो है रहने के आधार पर जो है निर्धारित की जाए। मतलब कुछ लोग क्या होते हैं कि जो है अपने आप को समाज में अधिक लोकप्रिय या अधिक श्रेष्ठ, ठीक है, या सम्मान पाने के लिए जो है ज़्यादा प्रयास करते हैं कि हम जो है और अच्छा बेहतर अपना प्रयास करें कि लोग जो है हमारी तरफ आकर्षित हों। तो उसे हम क्या बोलते हैं, सामाजिक बुद्धि बोल देते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, सबको आकर्षित करने व लोकप्रिय बनने की अधिक क्षमता। मतलब ये हुआ कि लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की या अपने आप को जो है लेवेबल, मतलब जो है सभी का प्यारा बनने के लिए जो है प्रयास करते हैं लोग या व्यक्ति। तो उसे हम क्या बोलते हैं, सामाजिक बुद्धि बोलते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि वो जो व्यक्ति है वो सामाजिक बुद्धि वाला है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर समाज में समायोजन करने व सामाजिक कार्य में भाग लेने की। मतलब ये हुआ कि जो ये बालक या जो व्यक्ति होते हैं वो करते क्या है कि सोसाइटी में जो है अपने आप को जो है एडजस्ट करते हैं। मतलब जैसा वहाँ का माहौल होता है वैसे जो है ढलने का प्रयास कर लेते हैं। जो भी वहाँ की पृष्ठभूमि हो, चाहे सांस्कृतिक पृष्ठभूमि हो, चाहे आपकी आर्थिक पृष्ठभूमि हो, चाहे आपकी भौगोलिक पृष्ठभूमि हो, जैसी वहाँ की पृष्ठभूमि होती है उसके अकॉर्डिंग जो है अपने आप को एडजस्ट करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर मेन वर्ड क्या निकल के आया है कि समायोजन। मतलब जो समाज के साथ आप जो है समायोजन कर रहे हैं, अगर उसे हम क्या बोलते हैं, सामाजिक बुद्धि बोल देते हैं। अगला यहाँ पर आपका जो महत्वपूर्ण बिंदु है, अपने को समाज के अनुकूल व्यवस्थित व प्रतिस्थापित करना। मतलब ये हुआ कि जैसा समाज जैसे समाज की आवश्यकताएं हैं और जैसे वहाँ का रवैया है उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है अपने आप को अगर बना पा रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, सामाजिक बुद्धि वाला व्यक्ति बोल देते हैं। मतलब ये हुआ कि उस बालक में या उस व्यक्ति में सामाजिक बुद्धि का प्रत्यय डेवलप हो गया है। अब देखिए इसमें कौन कौन लोग आते हैं। यहाँ पर आपका जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, मतलब ये हुआ कि जो सोशल वर्कर होते हैं, जो समाज में
में व्याप्त कुरीतियों की या समाज में जो निम्न स्तर के लोग होते हैं उनको जो है उनके स्तर में जो है उन्नयन करने हेतु या गरीबी को मिटाने हैं जो भी अनेक प्रकार के जो NGO वगैरह होते हैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, वो जो है इसी बुद्धि वाले होते हैं। कौन सी? सामाजिक बुद्धि वाले। तो आपसे पूछ सकता है कि सामाजिक कार्यकर्ता किस बुद्धि में बिलोंग करते हैं, तो आप किसके साथ जाएंगे? यहाँ पर आपका सामाजिक बुद्धि के साथ जाएंगे। ये आपके तीनों के तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हो सकता है कि आपका यहाँ पर टेट और सुपर टेट, DLED या BEd में जो है यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाए। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर आपका राजनीतिक, मतलब जो राजनेता होते हैं वो भी क्या होते हैं? सामाजिक होते हैं। देखिए, अगर आपका राजनेता या राजनीतिक अगर सोशलिस्ट नहीं होगा वो, तो उसको फिर बहुत दिक्कतें होंगी, क्योंकि उसको क्या है कि जनता को जो है अपने लुभावने वादों से जो है उसको परिचित कराना है और वादे करके फिर भूल जाना है। तो अगर राजनेता जो है सामाजिक नहीं होगा तो फिर वो जो है अपनी बातों को जो है नहीं पहुंचा पाएगा, या लोगों से अगर नहीं मिलेगा, लोगों से इंटरेक्शन नहीं करेगा, तो फिर उसको वोट नहीं मिलने वाले हैं। तो जितने भी राजनेता होते हैं वो क्या होते हैं? वो सामाजिक होते हैं, मतलब वो सामाजिक बुद्धि वाले होते हैं और वो जनता की नब्ज को टटोलना जानते हैं कि जनता हमसे क्या चाहती है। मतलब ये हुआ कि हम जनता को कैसे जो है प्रलोभित करें अपनी तरफ और कैसे उनसे जो है वोट लेने का हम प्रयास करें। तो ये क्या होते हैं? सारे के सारे सामाजिक बुद्धि वाले होते हैं। आगे हम बात करते हैं व्यवसायी, मतलब ये हुआ कि जो दुकानदार या जो व्यवसाय करते हैं वो भी क्या होते हैं? सामाजिक बुद्धि वाले होते हैं। मतलब कस्टमर से कैसे हमको डीलिंग करनी है, व्यवसाय में हमें कैसे जो है अपने व्यवसाय को बढ़ाना है, लोगों से हमें कैसे बातचीत करनी है कि कैसे जो है अधिक से अधिक लोग जो है हमसे जुड़ पाएँ और हमारे व्यवसाय में वृद्धि कर पाएँ। तो जितने भी आपके व्यवसायी होते हैं वो क्या होते हैं? सामाजिक बुद्धि वाले होते हैं। अगर उनकी सामाजिक बुद्धि विकसित नहीं होती है तो फिर वो जो है अपने व्यवसाय को जो है सही रूप से संचालित नहीं कर पाते हैं और लास्ट में क्या होता है? उनको नुकसान ही होता है। तो व्यवसायी जितने भी होते हैं, जितने राजनीतिक होते हैं, जितने भी आपके यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? सामाजिक बुद्धि वाले होते हैं। तो ये बेसिकली आपके जो है बुद्धि के 3 प्रकार रहे, ठीक है? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। आप ये मान चलिए कि यहाँ से आपका क्वेश्चन हर हाल में बन जाता है एक ना एक, चाहे आपकी टेट की परीक्षा हो, चाहे आपकी सुपर टेट की परीक्षा हो, चाहे आप जो है DLED कर रहे हैं या BEd कर रहे हैं। तो ये आपका टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आगे हम मिलते हैं बुद्धि के सिद्धांत। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी आपके साथी सहपाठी BTC, DLED, BEd, टेट या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनको जो है इस वीडियो का लिंक और चैनल का लिंक अधिक से अधिक शेयर करते रहे, जिससे कि और लोगों तक जो है निःशुल्क शिक्षा का प्रचार प्रसार आसानी से हो सके। और अगर आपने इसके पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जो है चैनल को ओपन करेंगे यूट्यूब पर, तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाने पर आपको सारे के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। उसमें आपके इंग्लिश के लगभग 13 से 14 वीडियो हो गए हैं, मैथमेटिक्स के आपके लगभग 10 से 11 से वीडियो हो गए हैं, इसी प्रकार से आपके संस्कृत के लगभग 5-6 वीडियो अपलोड हो गए हैं। तो आप उनको जो है बिल्कुल निःशुल्क आसानी से आप दे सकते हैं और अपनी तैयारी को जो है एक अच्छी गति और अच्छी दिशा प्रदान कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी को इस वीडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।